students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed Second Year EPC 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हम देखेंगे शिक्षकों की स्थिति को सुधारने हेतु विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों के विषय में सजेशन गिवन बाय डिफरेंट कमीशंस फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स. माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव सबसे पहले हम देखते हैं. माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव सजेशन गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की स्थिति का पर्यवेक्षण करने के बाद कहा कि हमें इस तथ्य से बहुत ही दुख हुआ कि शिक्षकों की सामाजिक स्थिति, वेतन तथा सामान्य सेवा दशाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं. वस्तुतः हमारी सामान्य धारणा ये है कि उसकी स्थिति अतीत की अपेक्षा बहुत खराब है. यदि इसकी स्थिति में तुलना की जाए, यानी कि इसकी स्थिति से तुलना की जाए, तो ये उन लोगों की स्थिति से पर्याप्त रूप से निम्न है जो कि उसके समान योग्यता रखते हैं. परंतु इससे भी दुखदायी ये है या फिर दुखदायी बात ये है कि इसकी स्थिति उन लोगों से भी निम्न है जो कि उससे कम योग्यता रखते हैं तथा जिनको उससे कम महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं. We are painfully impressed by the fact that the social status, the salaries and the general service conditions of teachers are far from satisfactory position. In fact, our general impression is that on the whole their position today is even worse than it was in the past. It compares unfavorably not only with persons of similar qualifications in other professions but also in many cases with those of lower qualifications who are interested with less important and socially less significant duties. इस आयोग ने शिक्षकों की स्थिति को सुधारने हेतु जो सुझाव दिए वह एक एक करके इसके विषय में बताएंगे. सभी प्रकार के, जिसमें पहला पॉइंट है, सभी प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति समिति के द्वारा निश्चित होनी चाहिए और इसके कार्यकाल संबंधी जो कार्य नियम है उसमें भी संशोधन किया जाना चाहिए. यानी कि 60 वर्ष पर रिटायरमेंट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा शिक्षक 1 वर्ष के दौरान प्रशिक्षण तो होने चाहिए. यानी कि उनका समय पर प्रशिक्षण भी चलता रहना चाहिए, फिर उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिए. नियुक्ति के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति का चयन होना चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों का चयन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नियुक्ति प्रक्रिया. जो नियुक्ति है इसके संबंध में बताया, जैसा कि अभी बताया ही गया था, योग्यता पहले देख लेनी चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त ही अध्यापक रखे जाने चाहिए जिससे कि बालकों को समझ सकें. जब एक अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है एक व्यक्ति, तब कुछ अच्छा अध्यापक बन जाता है. लेकिन जब प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है तो उसके लिए कुछ बातों का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान न होने की स्थिति में वह बालकों के भविष्य से एक तरह से खिलवाड़ ही करता है. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे वेतन संबंधी विचार. शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए जिससे योग्य व्यक्ति जो भी योग्य हैं इस ओर आकर्षित हों. साथ ही समय समय पर वेतन समितियों के द्वारा जो समितियां बनाई जाती हैं, कमेटी बनाई जाती हैं, वेतन क्रम को संशोधित किया जाए. इनका वेतन इतना अवश्य होना चाहिए कि वह अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ा सके. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अध्यापन व्यवसाय. यानी कि अध्यापन व्यवसाय को समझना चाहिए. अध्यापन व्यवसाय को समाज में उच्च प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए तथा शिक्षकों को उच्च अध्ययन के अवसर भी दिए जाने चाहिए. शिक्षक का आर्थिक स्तर इतना अच्छा हो जाए कि
वह निजी शिक्षण यानी कि ट्यूशन की ओर आकर्षित न हो, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति एक व्यक्ति की ठीक नहीं होती, जब अध्यापक की ठीक नहीं होती, तभी वह प्राइवेट ट्यूशन की तरफ भागता है और ओवर टाइम भी करता है। समय से ज़्यादा जितना उसके पास समय होता है उतना पूरा ही पढ़ाई में यानी कि जो दूसरे बच्चों को पढ़ाने में समर्पित कर देता है। अपने लिए उसके लिए बिल्कुल भी आराम का समय नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे योजना। शिक्षकों को यानी कि टीचर्स को त्रिमुखी लाभ योजनाएं यानी कि ट्रिपल बेनिफिट स्कीम दी जानी चाहिए। इसके लिए या फिर इसके अंतर्गत उन्हें पेंशन, प्रोविडेंट फंड तथा जीवन बीमा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण के विषय में बताया ही जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको डिटेल में बताया जाएगा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय होने चाहिए जो 2 प्रकार के हों। प्रथम उनके लिए जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है और इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का हो, तथा द्वितीय जिनके लिए उनके लिए दूसरा जो कि स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, इनका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालय के संबंध में इस आयोग ने कुछ और विचार भी दिए जो इस प्रकार से हैं, जिनके बारे में भी बताएंगे। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अभिनवन पाठ्यक्रमों, लघु गहन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि रिसर्च कोर्सेज एंड शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए तथा उनके रहने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान की व्यवस्था है। इसके लिए हर विद्यालय का अपना मॉडल स्कूल भी है। MS उन्हीं छात्रों को करने को दिया जाए जो कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखते हों। विभिन्न विद्यालयों के कर्मचारियों व अध्यापकों को एक दूसरे से यानी कि मिलते रहना चाहिए, मीटिंग आदि करते रहना चाहिए, जिससे कि विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान हो सके। वैसे अध्यापक इतना बिजी हो जाता है, इतना व्यस्त कर दिया जाता है, अन्य कार्य भी उस पर सौंप दिए जाते हैं। इसी कारण से दूसरे अध्यापकों से के साथ में मिलने जुलने का या मीटिंग करने का उसके पास सब वक्त ही नहीं होता है। इसी कारण से वे एक दूसरे की बातें या अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। अंशकालीन या फिर अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखे माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव यानी कि सजेशंस गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। अब हम देखेंगे शिक्षा आयोग के सुझाव, सजेशन गिवन बाय एजुकेशन कमीशन। हम देख रहे हैं शिक्षा आयोग के सुझाव। इस आयोग ने जो सुझाव दिए वे इस प्रकार से हैं। इन्होंने वेतन क्रम संबंधी सुझाव दिया है, योग्यता के आधार पर वेतन दिया जाए ये सुझाव दिया है, अनुशासन के संबंध में सुझाव दिए हैं और अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए ये विचार दिए हैं, तथा अन्य भी सुझाव दिए हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है। एक व्याख्या के रूप में हम आपको बताते हैं कि सभी शिक्षकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए व वेतन क्रम के अंतर को समाप्त करते हुए समानता के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। अधिक योग्यता रखने वाले अध्यापक को अग्रिम वेतन वृद्धि की जाए। इनकी वेतन की दरें प्रति 5 वर्ष बाद दोहराई जानी चाहिए तथा उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के योग्य अध्यापकों को हेडमास्टर या फिर विद्यालय निरीक्षक हेतु चुना जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर के योग्य अध्यापकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए और उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों को उच्च पदों पर आसीन किया जाना चाहिए। सभी अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के जो है लाभ दिए जाने चाहिए, उनको बेनिफिट मिलने चाहिए। सेवानिवृत्ति की एज सामान्यतः 60 ईयर्स होनी चाहिए, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे 65 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। सभी शिक्षकों के लिए आचरण तथा अनुशासन संबंधी नियमावली तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक का आचरण या कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा तो बालक उसका अनुसरण करेंगे। जैसा आचरण अपनाएगा वैसा ही बालक भी अनुकरण करेंगे।
इसलिए इस पर एक नियमावली अवश्य तैयार की जानी चाहिए। शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नति के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षकों को 5 वर्ष में एक बार LTC की सुविधा मिलनी चाहिए। शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत ट्यूशनों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक को सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो व्यक्तिगत ट्यूशन की तरफ वह आकर्षित नहीं होगा। और जब नियंत्रण भी रहेगा, कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ कानून निर्धारित किया जाएगा, तो स्वतः ही एक सरकारी अध्यापक तो विशेष रूप से बिल्कुल जाएगा ही नहीं। किंतु अगर कोई नियम ही नहीं होंगे और उससे ही छूट मिली हुई होगी तो व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होगा। शिक्षकों को अनुसंधान कार्य हेतु प्रेरित किया जाए। शिक्षकों का सुझाव में जो सुझाव दिए जाएं कि चुनाव में वे भाग लें और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जनजातीय व ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को विशेष भत्ते दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव, सजेशंस गिवन बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव इस प्रकार से हैं। शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से तथा उनकी कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जैसा कार्य करते हैं और जैसा उनका मूल्यांकन किया जाता है, उसको जिसने अच्छा किया है उसके आधार पर होना चाहिए। उत्तरदायित्व के मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। सुंदर वातावरण तैयार करने अध्यापक ऐसे होने चाहिए तथा जो रेमेडियल टीचिंग की ओर उत्साहित होने वाले होने चाहिए। इस संबंध में जो सुझाव है उनका एक एक करके हम फिर से बताते हैं कि शिक्षकों का चयन की योग्यता के आधार पर व्यक्ति के निरपेक्ष रूप में जो की लाइन अभी बताई जा रही है, उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षकों के उत्तरदायित्वों के मानदंड बनाए जाएंगे जो कि अच्छे कार्य निष्पादन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तब जो है इसके भी मानदंड होंगे, उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, प्रोन्नत भी किया जाएगा। शिक्षकों को विद्यालय में ऐसे सुंदर वातावरण का सृजन करना होगा जिससे छात्रों में जो प्रतिभाएं छुपी रहती हैं वे भी निकलकर सामने आ जाएं, यानी कि प्रतिभाएं स्फुटित हो सके। शिक्षकों की उपचारात्मक शिक्षण जो अभी बताया जा चुका है में प्रशिक्षित करना होगा या करना चाहिए, जिससे वह समस्यात्मक बालकों की कठिनाइयों का निदान भी कर सके। शिक्षक अपने पद की गरिमा बनाए रखें, इसके लिए एक आचार संहिता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षकों के संरक्षण के लिए उपयुक्त निर्देशक सिद्धांत होने चाहिए। आज के शिक्षक को जो है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरदायी बनाने हेतु जवाबदेही पर बल दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल एथोस ऑफ सोसाइटी। इट इज said that no pupil can rise above the level of its teachers। अर्थात किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति का पता लगता है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो आज हमने जो कमेटियां हैं विभिन्न, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, आयोगों ने सुझाव दिए हैं, तो उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव यानी कि सजेशन गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन तथा सजेशन गिवन बाय एजुकेशन कमीशन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव सजेशन गिवन बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के हमने सुने व समझे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।